तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, यूनिट 1 का। देखो तो क्या है कि यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, ठीक है ना। दोनों चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द 2 चैप्टर इन दिस यूनिट गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज इट वाज एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग दोनों चैप्टर में। टिल आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और उसके बाद जब डेवलपमेंट प्लानिंग हुआ उसके 4 दशक बाद, ठीक है, 4 डिकेड यानी कि 10 × 4 बराबर 40 साल, ठीक है। तो 40 साल तक, इंडिपेंडेंस से लेकर 40 साल तक कैसा रहा इंडियन इकोनॉमी, ये सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। दिस मीन that the government of India had to take a series of steps such as the establishment of the planning commission and announcement of 5-year plans। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या था, 5-year प्लान्स क्या था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और गोल्स जो है 5-year प्लान्स का वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे हमारे इंडिया को हमारे इंडिया के इकोनॉमी पर इन्फ्लुएंस कर दिया था, कैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ये देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग गोल्स देखेंगे, 5-year प्लान्स को समझेंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, वो सब भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलो शुरू करते हैं। एक चीज़ देखो, चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होगा, चैप्टर पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि 1947 के टाइम पर हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, यानी कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम हमारा इंडिया का इकोनॉमी कैसा था। और उसके बाद फैक्टर्स देखेंगे, क्या क्या रीज़न था जिसके वजह से अंडर डेवलपमेंट में हमारा इंडियन इकोनॉमी रहा उस टाइम पर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी समझो क्या होता है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है ना, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को रोज़गार देता है, मतलब जहाँ लोग कमाते खाते हैं, ठीक है, जहाँ लोग वर्क करते हैं और वर्क करके पैसा कमाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कहने का मतलब इंडिया का ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोग काम करके पैसा कमाते हैं। समझ में आ गया होगा हो। चलो आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बुक का दिक्कत नहीं लो, बुक का अगर टेंशन है तो NCERT का ऐप डाउनलोड कर लो, सिंपल रहेगा पढ़ने में। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक का, इज़ टू फेमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे। हमारा इंडियन इकोनॉमी क्या है ये समझेंगे हम इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, वो सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। However, it is equally important to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospect। अब कोई भी चीज़ हमारे आज प्रेजेंट में हमको ये इकोनॉमी कैसे मिली है, वो कहीं ना कहीं तो पास्ट से ही लिंक है ना, तो उससे पहले हम पास्ट भी पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले, ठीक है। हमारे इंडियन इकोनॉमी समझने से पहले क्या करेंगे, इसका पास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। तो हमारी जो आज की इंडियन इकोनॉमी उसका क्या ओरिजिन है वो देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, यानी कि कंट्री के इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा था वो पढ़ने वाले हैं। एंड फॉर्म एन आइडिया ऑफ द वेरियस कंसिडरेशन दैट शेप इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। और क्या क्या ऐसा फैक्टर्स था जिससे मतलब क्या क्या ऐसा मीज़र्स था जिसको करके इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई, ठीक है। सारी स्ट्रेटजी सब देखेंगे चैप्टर में। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करेंट मेकिंग। हम जो आज इंडियन इकोनॉमी देख रहे हैं, हमारा इकोनॉमी जो इंडिया का, वो आज का ही बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये बनाया हुआ है उस टाइम का जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करता था, यानी कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 200 साल तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था, फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने उनसे आज़ादी पा ली थी, ठीक है। तो सोल पर्पस क्या था ब्रिटिश का, मतलब ब्रिटिश जब हमारे यहाँ राज कर रहा था, ब्रिटिश का रूल था, तो उनका सोल पर्पस क्या था, उनका मेन रीज़न क्या था यहाँ ट्रेड करने का, तो वो देखो ये क्या था। द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया was टू reduce द कंट्री टू being अ रॉ मटेरियल सप्लायर। हम लोग क्या थे ना, हम लोग ग्रेट ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल था ढेर सारा। तो ब्रिटिश यही चाहता था कि हमारे को ये जो हम सप्लाई कर रहे हैं तो इसके स्टेटस से कम कर दे, यानी कि हमको
हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम कौन हो गए, हम हो गए एक्सपोर्टर। तो हमारा एक्सपोर्ट वो कम कर दे, वो ये चाहता था। कैसे करेगा आगे देखेंगे। बस फ़िलहाल क्या है इसका सोल पर्पस, यही है कि हम जो रॉ मटेरियल के सप्लायर बने बैठे हैं वो हमारे को इससे ख़त्म कर दे, हटा दे, यानी कि हमारे को एक्सपोर्टर से हटा दे, डिक्रीज़ कर दे। ठीक है, समझ में आया। देखो, an understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। तो जो भी हम एक मिनट देखो, ब्रिटिश का जब हम ये एक्सप्लॉइटिव नेचर समझ लेंगे ना, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया आगे जाकर। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट आया वो समझेंगे। एक्सप्लॉइटिव नेचर जब ब्रिटिश का हम समझ जाएंगे तब। एक्सप्लॉइटिव नेचर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है वो सारे को पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश के अंदर क्या था ना कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी लो था, क्योंकि ब्रिटिश तो यही चाहता था कि हम जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल ही ख़त्म कर दे, ना रहेगा रॉ मटेरियल और ना होगी इसकी सप्लाई। ठीक है, तो लो लेवल क्या था, देखो इकोनॉमी का लो लेवल कैसे था। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश आया हमारे यहाँ उसके पहले हमारी इकोनॉमी हम लोग खुद डिसाइड करते थे। ठीक है, दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज करेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। हमारे कंट्री में फार्मिंग एक्टिविटी भी होती थी, यानी कि एग्रीकल्चर भी होता था, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। तो इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हमारे यहाँ ना कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे, वो भी हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से। मेटल्स बनाया जाता था। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स था हमारे यहाँ, मतलब पत्थर के ऊपर कारीगरी की जाती थी। तो ये सारा जो आइटम था ना हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस था, मतलब पूरे दुनिया में फेमस था हर जगह। क्यों? क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी थी और हमारा जो क्राफ्ट्समैनशिप था, मतलब जो हम लोग कारीगरी करते थे, स्टोन के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते थे, मेटल्स के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते थे, कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते थे, बहुत बढ़िया था। ठीक है, सारा काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का हुआ करता था, इसीलिए हमारे इंडिया से बाकी लोग खरीदते थे, बाकी कंट्री के लोग। ये है बीच में एक बॉक्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। इसमें बस यही बता रहा ना कि बंगाल में जो ढाका है ना, वहाँ मलमल का प्रोडक्शन होता था, जिसको ढकाई मुस्लिम के नाम से जानते थे। मलमल का कपड़ा कौन पहनता था पहले के टाइम पे? राजा लोग। तो इसको नाम दे दिया गया मलमल शाही और मलमल ख़ास। ठीक है, यानी कि रॉयल्टी ये शो करता था। समझ गए? चलो, तो देखो, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री दैन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ब्रिटिश क्या चाहता था ना, ब्रिटिश क्या चाहता था कि ऐसी पॉलिसी वो लोग लाए कि जिससे उनके कंट्री का बेनिफिट हो, यानी कि उनके कंट्री में जो प्रोड्यूसर है ना, उनके कंट्री में जो प्रोड्यूसर हैं उनका प्रोटेक्शन हो और उनका प्रमोशन हो। कैसे होगा ये देखो, हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल जा रहा है तो उनके कंट्री से कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा है, हमारे कंट्री से खरीद रहा है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ का क्वालिटी हर चीज़ का अच्छा है, तो प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो रहा है, तो हम लोग बेच रहे हैं दूसरी जगह, उनके यहाँ का सामान भी कोई नहीं खरीद रहा है। तो वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ के सामान को काट देगा और अपने सामान को प्रोमोट करेगा, ऐसा पॉलिसी लाएगा, है ना। तो उनके जो गवर्नमेंट ने, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी लाया, उसने क्या किया, हमारे इकोनॉमी को बंद कर दिया, मतलब हमारे ट्रेड को कम कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपने मार्केट का प्रोटेक्शन किया, यानी कि अपने जो वहाँ के जो लोग भी प्रोड्यूस करते थे तो वो एक्सपोर्ट नहीं ना कर पाते थे पहले, क्योंकि हमारे इंडिया से लोग सामान लेते थे, तो हमारे इंडिया के सामान लेने को काट दिया, तो अब उन्हीं के यहाँ से लेंगे ना। ठीक है, तो क्या क्या प्रोटेक्शन कर लिया और प्रमोशन कर लिया अपने होम कंट्री का। तो उनका इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप किया और हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं किया। देखो, सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा जो इकोनॉमी था पहले क्या था, ब्रिटिश के आने से पहले, कि हम सप्लायर हुआ करते थे, है ना। तो अब क्या हो गया, देखो, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। हम क्या करते थे, हम गुड्स को पहले सप्लाई करते थे, अब हमको क्या चीज़ का सप्लायर बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। ठीक है, और हम जो दूसरे को गुड्स देते थे ना, अब हम ही को कंज्यूमर बना दिया उल्टा। ठीक है, मतलब हम अब खरीद रहे हैं किससे, ब्रिटेन से गुड्स खरीद रहे हैं। समझ गए बात को? चलो,
तो ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नेवर एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल और पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है, पर कैपिटा इनकम से पता चलता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है, कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है। जिसका पर कैपिटा इनकम हाई हुआ वो ज़्यादा डेवलप है, जिसका पर कैपिटा इनकम लो हुआ वो कम डेवलप है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था ना, ब्रिटिश ने कभी भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया था कि इंडिया का नेशनल इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कभी भी एस्टिमेट करे, क्योंकि अगर एस्टिमेट करता तो साफ पता चल जाता पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, जितना नेशनल इनकम है, ठीक है, बटे जितना पॉपुलेशन है करके इसको तुम्हारा निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम तो हो ही नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि हम तो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब वो भी वो लोग कम दाम पर ले जाता था, है ना, और इम्पोर्ट ज़्यादा हम लोग करते थे, यानी कि इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा हो गया था एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो हमको क्या हो रहा था, हमारा पर कैपिटा इनकम कम हो रहा था, क्योंकि कमाई तो नहीं हो रहा है ना, कमाई नहीं हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पैसा बाहर भेज रहे हैं, कमाई तो नहीं हो रहा है। समझ गए इतना बात को? चलो समझ गए तो बहुत बढ़िया है। सो सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच वर मेड टू मेजर सच इनकम सीडेड कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने का, लेकिन कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता था, कभी डाटा सही नहीं रहता था, ठीक है। कौन कौन लोग थे तो देखो, दादा भाई नौरोजी थे, विलियम दिगबाई, फिंडले शिरास, VK राव और RC देसाई। कौन है? RC देसाई। तो जो VK राव थे ना, उन्हीं का सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, मतलब उन्होंने जो पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट किया था उसी को सिग्निफिकेंट माना गया, ठीक है। हाउएवर मोस्ट स्टडीज़ फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो बहुत सारी स्टडी में ये पता चला कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट था ना, हमारा रियल जो आउटपुट था, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो जो प्रोडक्शन था वॉज लेस देन 2%, कपल्ड विथ अ मीगर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। हर साल जो हमारा पर कैपिटा ग्रोथ हो रहा था ना, वो हाफ था, और उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 2% दुगना था, यानी कि ये तुम्हारा आउटपुट, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, पर कैपिटा इनकम तुम्हारा आधा से ग्रोथ कर रहा है, पर कैपिटा इनकम तुम्हारा आधा से ग्रोथ कर रहा है, और आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 2% ग्रोथ कर रहा है ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है, अभी इतना ही रखो, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। जितना भी पढ़ा है उतना रीडिंग डाल लेना, हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए